अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग 10th चैप्टर में से एक टॉपिक पढ़ रहे थे, इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उसमें हमने पहले जो है ना वो दो स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट किया था। उसमें आपके पास सॉलिड को हमने लिक्विड के अंदर चेंज किया था और लिक्विड को हमने वेपर्स के अंदर चेंज किया था। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड वो आपके पास फ्यूजन कहलाता है, और जो आपके पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स है या गैस है वो आपके पास एवोपरेशन कहलाता है। आज हमारे पास एक नई इंटर कन्वर्जन है जिसमें हम किसी गैसेस फेज को क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, और उसके नतीजे में हमारे पास लिक्विड फेज बनेगा। तो इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपके पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड। और ये जो आपके पास गैस का लिक्विड में चेंज होना, इसको लिक्विफिकेशन भी कहते हैं, और ये होता है आपके पास हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। एक्चुअली क्या है, अगर हम इस बात इसको डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के अंदर पढ़ा था कि गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ना होने के बराबर होती हैं, और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ना होने की वजह सिर्फ यही होती है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, दे आर वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। और दूसरी बात यह कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये दोनों वजूहात की वजह से उनके पार्टिकल्स के दरमियान में इंटर पार्टिकल फोर्सेज नहीं बनती, जिसकी वजह से वो सिंपलेस्ट फॉर्म गैसेस फॉर्म में होती हैं। अब अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि जिससे आपके पास पार्टिकल एक दूसरे के करीब भी आ जाए और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाए, तो आपके पास क्या होगा, वो गैस जो है वो लिक्विड फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टू डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, और मॉलिक्यूल्स को करीब लाने के लिए हमें प्रेशर बढ़ाने पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपके पास हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जब हम गैस को रखते हैं तो आपके पास क्या हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी कहते हैं। तो हाई टेम्परेचर क्या करता है, सॉरी लो टेम्परेचर क्या करता है, इट विल डिप्राइव द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म कर देगा या कम कर देगा। और हाई प्रेशर क्या करता है, इट विल ब्रिंग मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर, या हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लेके आएगा। तो इस तरह आपके पास एक गैस जो है वो कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इससे पहले जो हमने दो कन्वर्जन पढ़ी थी, आपके पास पहली कन्वर्जन थी जिसमें हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, दूसरी कन्वर्जन थी जिसमें आपने लिक्विड को गैस में चेंज किया था। तो आपके पास अभी जो आपके पास गैस से लिक्विड में जाना है ये एक्सोथर्मिक होगा। वो जो पहले जो थे हमारे पास वो एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा कि व्हेन गैस इज कूल्ड, हमने इसको कूल डाउन करना है, एनर्जी या हीट इसमें से रिमूव करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, आपके पास टेम्परेचर के। तो जब हम उसको कूल डाउन करेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे एंड दे विल डेवलप सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ज्यादा इतनी भी नहीं होगी कि वो सॉलिडिफाई हो जाए, बट दे विल बी सिग्निफिकेंट कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आपके पास जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर कम करते करते एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर पहुंचेंगे, a suitable temperature at a suitable temperature the increased attraction bring the molecule so close that they are changed into liquid, this is called condensation। हम जब टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर को कम करते करते एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंचेंगे जहां पे आपके पास लिक्विड के गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सॉरी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्सेस इनफ सिग्निफिकेंट हो जाएंगी कि इट विल बी चेंज इनटू लिक्विड, तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, अब जब वो लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है, जो हमने कहा कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा। कब तक कांस्टेंट होगा, जब तक सारी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। तो आप याद रखें, जब कोई भी खास टेम्परेचर आता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसे आपके पास एक कंडेंसेशन का पॉइंट है जहां पे आपके पास क्या होता है, गैस लिक्विफाई होती है, पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन जिसको कहते हैं। तो उस टेम्परेचर के बाद आपके पास वो टेम्परेचर अटेन करने के बाद थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। जैसे हमने सॉलिड को मेल्ट किया तो मेल्टिंग पॉइंट के बाद जब तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, टेम्परेचर में चेंज नहीं आया था। तो आफ्टर अटेनिंग मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। इसी तरह से आफ्टर अटेनिंग बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो गया था, कांस्टेंट हो गया। तो इसी तरह से आपके पास जब हम गैस को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन या पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक जो आपके पास वो गैस या वेपर्स जो है वो लिक्विड में चेंज नहीं हो जाते। तो ये आपके पास वहां बता रहा है कि इस तमाम ट्रांजिशन के दौरान एक खास टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और उस टेम्परेचर के साथ आपके साथ क्या होती जाएगी, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी। अच्छा, ये जो हमने फेजेस पढ़ी, फेज चेंजेस पढ़ी, जिसमें हमने मुख्तलिफ स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट किया है, इनको हम ग्राफ की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसमें हमारे पास पीक्स बनती हैं, कर्व्स बनती हैं, हम बनाते भी हैं ग्राफ, उसको हम डिस्कस भी करते हैं। तो उनको कहते हैं हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। वो जो पीक्स हमें हासिल होती हैं या जो हमें लाइंस हासिल होती हैं उन्हें हम हीटिंग और कूलिंग कर्व्स कहते हैं। तो इंटरकन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब हम किसके दरमियान में ग्राफ बनाएंगे? उसमें इंटरनल एनर्जी होगी ऑन एक्स एक्सिस और टेम्परेचर होगा ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को रख के इंटरनल एनर्जी को एक्स एक्सिस पे रख के उनके दरमियान में एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जिससे हमारे पास पीक्स बनती हैं, कर्व्स बनती हैं और ग्राफ बनता है। आप कह सकते हैं वो पीक्स हो, कर्व्स हो या ग्राफ हो, एक ही बात है, उन्हें हम कहते हैं आपके पास हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। तो पहले अगर हम कहेंगे हम एक ग्राफ बना लेते हैं और उस ग्राफ के साथ हम क्या करते हैं फिर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। तो एट पॉइंट ए आपके पास कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। अब इस सॉलिड सब्सटेंस को जब हम गर्म करना शुरू करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो इसका टेम्परेचर इनफ बढ़ जाएगा या इसकी वाइब्रेशन इनफ स्ट्रांग हो जाएंगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि वहां पे वो सॉलिड जो है हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की वजह से इट विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से मैंने आपके पास पॉइंट बी को यहाँ पे लिखा है कि आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हमने ए से शुरू किया, ए से शुरू करके जब हम बी तक पहुंचे हैं तो बी तक पहुंचते हुए आपके पास पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई तो अब आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। इस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखें जब एक सॉलिड एक मेल्टिंग पॉइंट अटेन करता है तो उसके बाद आप उसको हीट अप करेंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट सी के तक जब तक हम इसको गर्म करते रहे तो वहां पे सिर्फ सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता रहा है, मतलब फ्यूजन का प्रोसेस होता रहा, देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक सारे का सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। फिर जब सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो आपके पास क्या होता है? आफ्टर पॉइंट सी वहां पे आपके पास टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन, दोबारा आपके पास टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और कब तक बढ़ता है? अप टू पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पे जाके क्या होता है? पॉइंट डी पे जब हम पहुंचते हैं तो वो जो सॉलिड हमारे पास मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था वो लिक्विड जो है अब वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा गैस या वेपर्स के अंदर। अब यहाँ पे जो पॉइंट डी पहुंचे हैं इसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अब वो जो लिक्विड बना था वो लिक्विड अब बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस और वेपर्स, तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट अटेन करने के बाद आपके पास टेम्परेचर एक दफा कांस्टेंट हो गया एंड देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर ऑन फर्दर हीटिंग, इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट अटेन करने के बाद भी देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर और टेम्परेचर एक दफा फिर से कांस्टेंट होगा। और कब तक कांस्टेंट होगा? जब तक सारा लिक्विड जो गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो इसलिए मैंने लिखा कि पॉइंट डी जो है आपके पास वहां पे आपके पास लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है और इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब आपके पास बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है तो अगेन फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज टेम्परेचर, वहां पे आपके पास मजीद टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा। कब तक? अप टू पॉइंट ई, पॉइंट ई तक। पॉइंट ई कौन सा है? ये वो पॉइंट होगा जब आपके पास सारे का सारा लिक्विड गैस या वेपर्स में चेंज हो चुका होगा। तो जब आपके पास पॉइंट ई तक पहुंचेंगे तो आपके पास वहां पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो तब जब हम हीटिंग करें उसका क्या होगा? हीट गिवन इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस। तो वहां पे जो हम हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट उसके सिर्फ लिक्विड स्टेट को गैस में कन्वर्ट कर रही है, मतलब उसको एवापोरेट करा रही है। फिर हम क्या करते हैं? फर्दर हीटिंग आफ्टर पॉइंट ई। पॉइंट ई के बाद जब आपके पास लिक्विड सारे का सारा गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है उसके बाद जब आप गर्म करेंगे तो तब आपके पास क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस और वेपर्स अप टू पॉइंट एफ। तो वहां पे आपके पास टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसका टेम्परेचर अब बढ़ेगा? अब गैस या वेपर्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब चूंकि गैस या वेपर्स जो है दैट आर द आप कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, इनको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। जैसे हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, तो अब गैस को मजीद आप किसी दूसरे फिजिकल स्टेट में नहीं चेंज कर सकते। अगर करेंगे तो उसके लिए एक अलग सा प्रोसेस है जिसमें आप प्लाज्मा में चेंज करेंगे, वो हाईली आयोनाइज्ड गैस, उसमें आयोनाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। तो बहरहाल जब आपके पास गैस आ जाती है तो उसका आप मजीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास गैस का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, उसमें मजीद फिजिकल स्टेट में कोई फर्क नहीं आएगा। अब अगर हम इसी ग्राफ को रिवर्स में, जिसको मैंने यहाँ पे बयान भी किया, लिखा भी है, मैंने दूसरा जिसका रिवर्स उसके बारे में लिखा नहीं है लेकिन समझा देता हूँ। अब अगर आप इसको रिवर्स में पढ़ना शुरू करें फ्रॉम पॉइंट एफ टू पॉइंट ए तो आप देख सकते हैं कि इसका उलट प्रोसेस हो गया। जैसे हमने कहा था कि आपके पास क्या है? गैस है।
अब गैस का हमारे पास हाई टेम्परेचर की गैस है, उसको हम पॉइंट एफ पे मौजूद है, उसको कूल डाउन शुरू करेंगे, तो कूल डाउन करते करते उसका टेम्परेचर जब कम होना शुरू होगा, तो टेम्परेचर कम करते करते जब ई पे पहुंचेगा, तो तब आपके पास गैस विल स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन या पॉइंट ऑफ कंडेंसेशन। वो कंडेंस होकर रिवर्स प्रोसेस शुरू करेगी, गैस अब लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, और फिर वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। और कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक सारी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती। फिर ई से लेकर डी तक, क्योंकि हम रिवर्स आ रहे हैं, तो ई से डी तक जो है वो टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्दर कूलिंग पे। उस कूलिंग से फिर क्या होगा? सिर्फ गैस जो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती चली जाती है। फिर जब पॉइंट डी पे पहुंचते हैं, तो वहां से दोबारा जब कूलिंग मजीद करेंगे, तो उससे आपके पास टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। और कब तक कम होगा? अप टू पॉइंट सी। जब पॉइंट सी पे पहुंचेंगे, तो वो उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब इट विल अगेन स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके पास सी टेम्परेचर पे आके टेम्परेचर एक दफा फिर कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि अब लिक्विड जब वो कन्वर्ट हो रहा है, या आप कह सकते हैं फ्रीज हो रहा है इनटू सॉलिड, और वो किस में कन्वर्ट होता रहेगा? सॉलिड में कन्वर्ट होता रहेगा। कब तक? अप टू पॉइंट बी। पॉइंट बी तक वो आपके पास क्या है? लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आता। जब पॉइंट पी बी पे पहुंचे हुए, सारा लिक्विड आपके पास क्या हो जाएगा? फ्रीज होकर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो फिर मजीद कूलिंग जो है वो क्या करेगी? उस सॉलिड का टेम्परेचर चेंज करेगी और उसको वापस किस टेम्परेचर पे ले आएगी? पॉइंट ए पे, जहां पे ओरिजिनल अपनी सॉलिड स्टेट में मौजूद था। इस तरह से हमने देखा कि पॉइंट ए से एफ तक जब हम गए, तो हमारे पास पॉइंट ए से बी तक टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद मेल्टिंग पॉइंट आया, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, उस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड के अंदर। फिर आपके पास पॉइंट सी तक पहुंचे, तो सारा सॉलिड लिक्विड में पहुंच चुका था। सी के बाद जब हमने मजीद उसको हीट अप किया, तो वहां से टेम्परेचर फिर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ के सी पॉइंट से डी पॉइंट पे चला गया, और जब कोरेस्पॉन्डिंग डी पॉइंट पे टेम्परेचर पहुंचा, तो वहां पे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया, और बॉइलिंग पॉइंट के नतीजे में टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हुआ। और कब तक कांस्टेंट हुआ? फ्रॉम डी टू ई। अब डी से ई का क्या मकाम है? वो मकाम है जब आपके पास लिक्विड जो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हुआ? गैस या वेपर्स के अंदर। फिर जब हमने पॉइंट ई के बाद गर्म किया, तो पॉइंट एफ तक टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि ये वो टेम्परेचर था जो गैस या वेपर्स का टेम्परेचर बढ़ा था, उसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा था। तो इसका अब जब हमने रिवर्स किया, तो हमने देखा कि एफ से जब हमने कूलिंग स्टार्ट की, तो ई तक हमें टेम्परेचर डाउन होता हुआ नजर आया। जब हम इस ई पॉइंट तक पहुंचे, तो टेम्परेचर एक दफा कांस्टेंट हुआ, और पॉइंट ई से डी तक कोई डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी? कि वहां पे फेज चेंज हो रहा था, गैस जो वो लिक्विड में आ रहा था, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। जब आपके पास फेज चेंज हो गया, गैस जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उसके बाद आपके पास फिर डी से मजीद कूलिंग जब सी तक की, तो वहां पे आपके पास टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर सी से पॉइंट सी से आपके पास बी तक देयर विल बी नो डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? दोबारा फेज चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? कि लिक्विड जब वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो जहां पे फेज चेंज हो रहा था, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। आप गैस से लिक्विड में आए, लिक्विड से सॉलिड में जाए, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। जब आपके पास फेज चेंज नहीं हो रहा था, तो फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज टेम्परेचर भी हमें नजर आया। तो इस तरह से आपके पास क्या है? जो हमारे पास इंटर कन्वर्जन इनटू डिफरेंट फेजेस, जो आपके पास क्या है? लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से दोबारा सॉलिड में, इनको हम ग्राफ्स की शक्ल में इख्तियार जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो जो आपके पास ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ्स को हम कहते हैं हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स।